बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। उन्नीस 1942 में शहर पर हिटलर की नाजी आर्मी ने जबरदस्त हमला किया। नाजी आर्मी को अपने हथियार और गोला बारूद पर बड़ा नाज था, जबकि दूसरी तरफ स्टालिनग्राड शहर की हिफाजत करने वाली रशिया की स्टालिन आर्मी भी अपने शहर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। देखा जाए तो ये सिर्फ दो शहरों की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि ये दो डिक्टेटर्स की यानी हिटलर और स्टालिन के कमांड की लड़ाई बन चुकी थी। सो इन दोनों के कमांड और इनके फौजियों के जज्बे ने वो दास्तान लिखी कि दुनिया आज भी इस तरह की लड़ाइयों से पनाह मांगती है। इस खून खराबे से भरी जंग ने स्टालिनग्राड को इतिहास में अमर कर दिया, क्योंकि इंसानों के इतिहास में कभी भी किसी एक शहर की लड़ाई में 20 लाख से ज्यादा इंसान मारे गए या जख्मी नहीं हुए, लेकिन स्टालिनग्राड में हुए। कभी एक लड़ाई में, एक शहर की लड़ाई में 1000 फाइटर प्लेन्स नहीं गिरे, मगर इस लड़ाई में गिरे। दूसरे वर्ल्ड वॉर की ये डिसाइसिव बैटल, फैसला कुन जंग क्यों लड़ी गई थी, इसका अंजाम क्या हुआ और इस लड़ाई का एक नाम चूहों की लड़ाई क्यों है, आइए जानते हैं। स्टालिनग्राड की लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में लड़ी गई थी। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे। यूरोप में हिटलर की नाजी जर्मनी के दो बड़े दुश्मन, एक फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन, दोनों हार चुके थे। ब्रिटेन अपने इलाके बचा रहा था, जबकि फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। बल्कि ज्यादातर यूरोपियन देश जर्मनों के कब्जों में आ ही चुके थे या उनके साथी बन चुके थे। बस कुछ ही देश जर्मनी के विरोध में खड़े थे, जैसे स्विट्जरलैंड। ऐसे हालात में दुनिया का सबसे बड़ा देश सोवियत रूस या रशिया उस वक्त काफी हद तक आजाद तो था, लेकिन जर्मन फौज धीरे धीरे इसे भी हड़प करती जा रही थी। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि हिटलर की जर्मन फौज जर्मनी की सरहदों से निकलकर रशिया की राजधानी मॉस्को तक पहुंच चुकी थी। मॉस्को के उत्तर पश्चिम में लेनिनग्राड शहर उनकी कैद में था, यानी वहां पर लड़ाई जारी थी, जबकि मॉस्को के दक्षिण में तमाम सोवियत रूस के इलाके जर्मनों के कब्जे में आ चुके थे। ऐसे हालात में सोवियत रूस की फोर्सेस जो दक्षिणी इलाकों में साउदर्न रीजन्स में मौजूद थी, इनकी एक लौती सप्लाई लाइन उत्तर में 3000 किलोमीटर दूर वोल्गा नदी थी। वोल्गा नदी के रास्ते से ही मॉस्को से दक्षिणी इलाकों में हथियार और सामान पहुंचता था। अगर इस नदी के रास्ते को कहीं से भी काट दिया जाता तो दक्षिणी सोवियत रूस का इलाका मॉस्को से एकदम कट जाता, और जिसका नतीजा ये निकलता कि चेचनिया और अजरबैजान जैसे इलाके यानी तेल या ऑयल की दौलत से मालामाल इलाके जर्मनी की टोकरी में आ गिरते। लेकिन इसके लिए वोल्गा नदी का रास्ता बंद भी तो करना था। अब जाहिर है जंग के माहौल में फ्यूल या ऑयल की जरूरत तो हर देश को होती थी, इसलिए हिटलर वोल्गा नदी की सप्लाई लाइन को काटना चाहता था। वोल्गा नदी की पोजीशन ऐसी थी कि इसके रास्ते को कहीं से भी काटा जा सकता था, लेकिन हिटलर ने इसे नदी के मोड़ पर स्टालिनग्राड शहर के करीब से काटने का प्लान बनाया। इसके पीछे दो बड़ी वजहें थी। पहली स्ट्रेटेजिक वजह यह थी कि स्टालिनग्राड की फैक्ट्री से रशियन फोर्सेस को टैंक्स और तोपें सप्लाई होती थी। दूसरी वजह यह थी कि शहर का नाम सोवियत के तानाशाह जोसेफ स्टालिन के नाम पर स्टालिनग्राड रखा गया था। अगर हिटलर इस शहर पर कब्जा कर लेता तो रशियन फोर्सेस का मोराल और जज्बा टूट जाता। इसीलिए हिटलर ने वोल्गा नदी की सप्लाई लाइन को इस स्टालिनग्राड शहर से ही काटने का ऑर्डर दे दिया। 28 जून 1942 को यूक्रेन से 2 फौजें रवाना हुई। इनमें से एक फौज आर्मी ग्रुप ए दक्षिणी रूस की तरफ मुड़ गई, जबकि दूसरी फौज आर्मी ग्रुप बी स्टालिनग्राड शहर की तरफ चल पड़ी। ये स्टालिनग्राड की तरफ बढ़ने वाली ग्रुप बी फौज, जो पैदल फौज थी, उसको 6th आर्मी का नाम दिया गया था। इस फौज के साथ टैंकों के दस्ते भी थे, जिनको पेंजर्स कहा जाता था। इस ग्रुप बी फौज की कुल तादाद शुरुआत में 2,70,000 थी। अगले कुछ महीनों में रीइंफोर्समेंट्स मिलने के बाद इसी फौज की तादाद 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा हो गई। 10 लाख की इस फौज में जर्मनी के दोस्त इटालियंस, रोमानियंस, हंगेरियंस, ऑस्ट्रियंस और क्रोएशिया के फौजी दस्ते भी शामिल थे। भले ही इनकी अपनी अपनी तादाद कितनी थी इसका कोई पक्का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन रूसी फौज पर हमला करने के लिए ये मिली जुली फौज काफी थी।
सामने दूसरी तरफ स्टालिनग्राड में रूसी भी इस हमले से बेखबर नहीं थे। वहां जर्मनी के हमले से निपटने की पूरी तैयारियां हो रही थी। अब आइए एक नज़र स्टालिनग्राड शहर पर डालते हैं। स्टालिनग्राड शहर की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर थी, जहां 4 लाख लोग बसते थे। शहर के पश्चिम में डोम नदी बहती थी, जबकि पूरब में द ग्रेट वोल्गा नदी। ये शहर उत्तरी और दक्षिणी यूं 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें ज्यादातर फैक्ट्रीज उत्तरी हिस्से में मौजूद थी। बीच में एक बड़ा रेलवे स्टेशन था, जबकि लोगों की आबादी दक्षिणी हिस्से में ज्यादा थी। रूसी फौज ने शहर को बचाने के लिए सबसे पहले तो ये किया कि अनाज का सबसे बड़ा जखीरा और जानवर वोल्गा नदी के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए, ताकि वो जर्मनों के हाथ न लग सके। लेकिन 4 लाख जनता के लोग जिन्हें इस खुराक की जरूरत थी, उन लोगों को जबरदस्ती शहर ही में रोक लिया गया। सोवियत के तानाशाह स्टालिन सोच रहे थे कि आम शहरियों की मौजूदगी में, यानी उनके यहाँ रहते हुए, उन्हें बचाने के लिए रशियन फौजी ज्यादा जोश जज्बे से लड़ सकेंगे। फिर इस जंग में ये भी हुआ कि 16 बरस से 55 बरस के तमाम लोगों को, मर्दों को भी और औरतों को भी आर्मी सर्विस के लिए ले जाया गया। औरतों और बड़ी उम्र के बच्चों को हाथों में पावड़े थमाकर गड्ढे या खंदकें खुदवाई गई, ताकि जर्मन टैंकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा वोल्गा नदी के किनारे पेट्रोल के स्टॉक्स को महफूज बनाने के लिए नन्हे बच्चों से मजदूरी करवाई गई, यानी चाइल्ड लेबर हुई, जो कि वर्ल्ड वॉर में तकरीबन हर देश ने किया था। छोटे बच्चे स्ट्रेचर्स पर मिट्टी लेकर जाते और पेट्रोल के स्टॉक के इर्द गिर्द दीवारें बनाते थे। इसके अलावा शहर में रखी गई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स पर भी औरतों को तैनात किया गया। शहर को और भी सिक्योर करने के लिए स्टालिन ने यह ऑर्डर जारी किया कि जो शख्स भी बंदूक उठा सकता है, वो शहर को बचाने के लिए ठिकानों पर पहुंचे, और जो भागेगा उसे गोली मार दी जाएगी। स्टालिनग्राड में रशियन आर्मी की तादाद शुरू में सिर्फ 1,87,000 ही थी, लेकिन पूरे देश भर से फौजी टुकड़ियों के लगातार आते रहने की वजह से ये तादाद लड़ाई के आखिर तक 11 लाख तक पहुंच गई थी। रशिया की इन्हीं तैयारियों के दौरान 23 अगस्त 1942 को जर्मनी की आर्मी स्टालिनग्राड के उत्तर में वोल्गा नदी के किनारे पहुंची, तो सामने खड़ी रूसी फौज के लिए ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था। वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद आसमान से जर्मन फाइटर प्लेन्स दिखाई देने लगे और स्टालिनग्राड नाम का खूबसूरत शहर अपनी तबाही के रास्ते पर चल पड़ा। 23 अगस्त 1942 को जर्मन एयरफोर्स ने स्टालिनग्राड पर हमला शुरू किया, तो पहले ही दिन 1600 हमले किए गए। इन हमलों में जर्मन प्लेन्स ने 1000 टन वजन के बम गिराए। इस बमबारी से शहर में बनी लकड़ी की लगभग हर इमारत जलकर खाक हो गई। कंक्रीट से बनी इमारतें भी रफ्ता रफ्ता गिर रही थी। नदी के किनारे पेट्रोल के गोदाम और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका था। ये बमबारी खास तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चलाने वाली रूसी औरतों के लिए बहुत ही नुकसानकारक थी, क्योंकि इन औरतों को ये गन्स चलाने का कोई अनुभव था ही नहीं। लेकिन फिर भी पहले दिन इन्हीं औरतों ने जर्मनी के 3 फाइटर प्लेन्स मार गिराए। फिर कुछ गन्स चलाने वाली औरतों ने ऐसी यादगार लड़ाई भी लड़ी, जिसने पहली बार के नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर दी और उनकी बहादुरी को इस जंग का एक यादगार वाकया बना दिया। हुआ ये कि शहर के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक मुकाम पर 37 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगाई गई थी और इनकी तमाम मेंबर्स औरतें ही थी। इन बहादुर रशियन औरतों ने अपनी गन्स के पॉइंट्स शहर की तरफ बढ़ने वाले टैंकों की तरफ करके गन्स के ट्रिगर दबा दिए। सामने से जर्मन टैंक भी बारूद की आग उगलने लगे। कई घंटों तक लड़ाई जारी रही और जर्मनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन आखिर में जर्मनों ने तमाम के तमाम 37 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को तबाह कर दिया और बंदूक चलाने वाली औरतें या तो मारी गई या मोर्चों में जाकर छुप गई। लेकिन जैसे ही जर्मनों को ये पता चला कि वो लोग कब से ये लड़ाई रशिया की औरतों के साथ लड़ रहे थे, तो ये जानकर वो काफी हैरान रह गई कि ये तो रशिया की औरतें थी जो कब से उनके छक्के छुड़ा रही थी। खैर दोस्तों, जर्मनों ने शहर पर हवाई हमलों का सिलसिला जारी रखा। अंदाजन सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान हवाई हमलों में 40,000 शहरी मार दिए गए। जर्मनों की बहुत ज्यादा बमबारी की वजह से आखिरकार 28 अगस्त 1942 को औरतों, बच्चों और जख्मियों को नावों की मदद से स्टालिनग्राड से निकाल कर ले जाया गया। लेकिन सिर्फ औरतों और बच्चों को ही, मर्दों को नहीं ले जाया गया। उनको यहीं पर रखा गया जंग लड़ने के लिए। इस दौरान जर्मन फौज शहर को घेरे में ले रही थी। 31 अगस्त तक जर्मन फौज शहर के दक्षिण में भी वोल्गा नदी के किनारे पर कब्जा कर चुकी थी। पश्चिम की तरफ से भी उनके दूसरे फौजी दस्ते पहुंच चुके थे।
अब स्टालिनग्राड तीनों तरफ से जर्मनों के घेरे में आ चुका था। अब सिर्फ पूर्व की तरफ से नदी के रास्ते ही रूसियों को कोई मदद मिल सकती थी, लेकिन ये रास्ता भी जर्मनों के जमीनी और हवाई हमलों के निशाने पर था। यूं स्टालिनग्राड के अंदर मौजूद रूसी फौजें चारों ओर से फंस चुकी थी। शहर को घेरे में लेने के बाद 13 सितंबर 1942 को जर्मनों ने शहर के बहुत से हिस्सों में सरासर पेशकदमी शुरू कर दी, यानी बंदूकें लेकर ही अंदर घुस पड़े। शहर के अंदर होने वाले इन हमलों को भी जर्मन एयरफोर्स ही लीड कर रही थी। ये हवाई हमले इतने ज्यादा भयानक थे कि 16 से 25 सितंबर के दौरान यानी 9 दिन के अंदर स्टालिनग्राड में 9,786 हमले किए गए, यानी 975 हमले रोजाना किए जाते थे। जर्मन फाइटर प्लेन्स की दहशत इतनी थी कि कोई रूसी फाइटर प्लेन दिन की रोशनी में स्टालिनग्राड में दाखिल नहीं हो सकता था। रूस के फाइटर प्लेन रात के अंधेरे में ही उड़ते थे और जर्मनों पर हल्की फुल्की बमबारी करके फौरन वापस भाग जाते थे, यानी जर्मन स्टालिनग्राड की इस लड़ाई में हवाओं पर राज कर रहे थे। जर्मन एयरफोर्स से बचने के लिए अब रूसियों ने एक नई स्ट्रेटेजी अपना ली थी, जिसे अंग्रेजी में हगिंग द जर्मन्स कहा जाता है, मतलब जर्मनों को गले लगाओ। इस स्ट्रेटेजी का मतलब ये था कि रूसी फौजी जर्मनों के इतने करीब जाकर लड़ेंगे कि जर्मन फाइटर प्लेन के पास बमबारी करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। यानी जाहिर है स्ट्रेटेजी के बाद भी अगर जर्मनी बमबारी करता है तो उनके अपने जर्मन फौजी भी मारे जाएंगे। इस स्ट्रेटेजी के तहत रूसियों ने स्टालिनग्राड के एक एक घर और एक एक गली को मोर्चे में बदल दिया। जब जर्मन एक इमारत पर कब्जा करते तो सामने रूसी दूसरी इमारत में पोजीशन ले लेते। जब जर्मन दूसरी इमारत की तरफ बढ़ते तो रूसी फौजी सीवरेज लाइंस और खंदकों के जरिए ट्रेंचेस से होते हुए पहली वाली इमारत में वापस आ जाते, जिसकी वजह से जर्मनों को पलटकर एक बार फिर इसके लिए लड़ना पड़ता। चूहे बिल्ली के इस खेल से जर्मन लोग इतने तंग आ चुके थे कि वो इसे रैट वॉर या चूहों की जंग कहने लगे थे। जल्द ही इस रैट वॉर में नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि बर्बाद हो चुकी इमारतों के एक एक कमरे के लिए जंग होने लगी। अब पोजीशन भी इसी तरह बताई जाती थी कि फला इमारत के किचन पर हमारा कब्जा हो गया है, बेडरूम के लिए लड़ाई जारी है, जिसके लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी सो फौरन वो बेच दीजिए। खैर इस अजीबोगरीब टेक्निक हगिंग्स द जर्मन्स को इस्तेमाल करके रूसियों ने जर्मनों को इस हद तक परेशान कर दिया कि जर्मन किसी भी अहम टारगेट पर कब्जा बरकरार नहीं रख पा रहे थे। मिसाल के तौर पर शहर के रेलवे स्टेशन का कंट्रोल 6 घंटे में 14 बार बदला गया, जो आखिर में जर्मन आर्मी के ही कब्जे में चला गया। इसी तरह अनाज के गोदाम में जहां फौजियों के लिए खुराक का स्टॉक था, वहां पर सिर्फ 50 रशियंस ने हजारों जर्मन्स को 5 दिनों तक रोके रखा। इन 50 में से 40 मारे गए, लेकिन 10 फौजी फिर भी बचकर निकल गए और जाते हुए गोदाम में मौजूद अनाज को आग लगा कर गए। रूसियों की मेहनत और मशक्कत का एक और करिश्मा उनके स्नाइपर्स भी थे। स्नाइपर्स मतलब दूरबीन वाली लंबी बंदूक से लंबी दूरी से ताक ताक कर हेडशॉट लेने वाले चालाक सिपाही। स्टालिनग्राड की एक एक इमारत या एक एक कचरे कबाड़ खाने के ढेर में रशिया का कोई न कोई स्नाइपर छुपने की जगह बना ही लेता था। कबाड़ खाने और कचरे के इन्हीं ढेरों के बीच में एक रूसी स्नाइपर वेस्ली ज़ाइट्सेव ने अकेले ही 225 जर्मनों को मौत के घाट उतारा, पट्टा से हेडशॉट ले लेकर। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म एनिमी एट द गेट्स इसी रशियन स्नाइपर वेस्ली की स्टोरी से प्रभावित होकर ही बनाई गई थी, थोड़े से चेंजेस ऐड करके। लेकिन रशिया की इतनी मेहनत और मशक्कत के बावजूद जर्मन फोर्सेस अलग अलग दिशाओं से शहर में घुसती जा रही थी। भले ही जर्मनी की ये घुसपैठ बहुत ही सुस्त थी, लेकिन ये घुसपैठ लगातार जारी थी। अक्टूबर के शुरू तक शहर का ज्यादातर दक्षिणी हिस्सा जर्मनों के कब्जे में आ चुका था। 7 अक्टूबर को जर्मनों ने स्टालिनग्राड के दक्षिणी हिस्से में नाजी झंडा लहरा दिया और जर्मन मीडिया ने ऐलान कर दिया कि यह हिस्सा जीत लिया गया है। अब लड़ाई शहर के उत्तरी हिस्से में शुरू हो चुकी थी। उत्तरी हिस्से में फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा थी। ये स्टालिनग्राड का फैक्ट्री एरिया था। इनमें सबसे मशहूर स्टालिनग्राड की ट्रैक्टर फैक्ट्री थी। साल 1942 में तो ये फैक्ट्री रशियंस की एक सिक्योर डिफेंस लाइन भी थी। 14 अक्टूबर को जर्मनों ने ट्रैक्टर फैक्ट्री पर जोरदार हमला कर दिया। इसी दौरान करीब मौजूद दूसरी फैक्ट्रीज पर कब्जा करने की लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रशियंस ने यहाँ पर भी हगिंग द जर्मन स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल किया। वो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज प्लांट के हिस्सों में पोजीशन लेकर जर्मनों से लड़ते रहे। जर्मन प्लेन्स की बमबारी से बिल्डिंग्स तबाह होती तो वो उसके मलबे के ढेर में मोर्चे बनाकर बैठ जाते और लड़ाई जारी रखते। अक्टूबर के आखिर तक जर्मनों ने बहुत नुकसान उठाने के बाद एक एक करके इन फैक्ट्रीज पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन सब ने मिलकर एक पार्टी की। लेकिन ये पार्टी उनकी जल्दबाजी थी। कैसे?
जब 1942 में नवंबर का महीना शुरू हुआ तो स्टालिनग्राड शहर का 90% हिस्सा जर्मनों के कब्जे में आ चुका था। शहर में वोल्गा नदी के किनारे कुछ पॉकेट्स ऑफ रेजिडेंसी रह गई थी जहां पर रूसी फौजी अब भी डटकर लड़ रहे थे, लेकिन बाकी पूरा स्टालिनग्राड जर्मनों के कंट्रोल में था। जर्मन्स ने फौरन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि स्टालिनग्राड जीत लिया गया और रशिया की हार हुई। 8 नवंबर को हिटलर ने जर्मनी की सेंटर सिटी म्यूनिख में स्टालिनग्राड की जीत का जश्न मनाया, जोरदार सेलिब्रेशन की और लोगों से मुबारकबादें ली। लेकिन कामयाबी का ये जश्न वक्त से पहले था, क्योंकि स्टालिनग्राड अभी भी पूरी तरह से कहाँ जीता गया था, बल्कि बात इसके उलट ये थी कि अब शहर में रशियंस का पलड़ा भारी होने का वक्त आ पहुंचा था। लाखों रशियन फौजी वोल्गा नदी के सामने वाले पूर्वी किनारे पर आ पहुंचे थे और जर्मनों पर बड़े हमले की तैयारी शुरू हो चुकी थी, यानी सोवियत रूस की बच्ची कुची फोर्सेस के लिए मदद आ पहुंची थी। इस क्रिटिकल मौके पर हिटलर ने 2 बड़े ब्लंडर्स किए, ऐतिहासिक गलतियां की, ऐसी गलतियां जिसने पूरी लड़ाई का पासा ही पलट कर रख दिया। इनमें से पहली गलती थी अपनी फौज की एयर सपोर्ट या हवाई मदद को खत्म करना। दोस्तों, आप ये बात तो जान चुके थे कि रशियंस के खिलाफ जर्मन्स का सबसे बड़ा हथियार उनकी एयरफोर्स या हवाई सपोर्ट ही था। लेकिन अब जब रशियंस लोग स्टालिनग्राड की मदद को आ पहुंचे थे और हमला करने की तैयारी में ही थे, ऐन ऐसे ही वक्त में हिटलर ने अपने ज्यादातर फाइटर प्लेन्स को स्टालिनग्राड से बुलवाकर उत्तरी अफ्रीका में लाना शुरू कर दिया। ऐसा करने के पीछे वजह ये थी कि अफ्रीका में लड़ रहे नाजी जनरल एरोन रोमेल लड़ाई हार चुके थे, जिसके बाद अफ्रीका की लड़ाई में ब्रिटेन और उसके मददगारों की पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी थी। हिटलर ने उत्तरी अफ्रीका में अपनी फोर्सेस की मदद के लिए स्टालिनग्राड का मुहाज खाली कर दिया, जिसके बाद स्टालिनग्राड के अंदर जर्मनों के पास एयर सपोर्ट या हवाई मदद के नाम पर सिर्फ 402 फाइटर प्लेन्स ही रह गए थे, जो कि लड़ने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थे। दूसरी बड़ी गलती हिटलर ने ये की कि स्टालिनग्राड के आजू बाजू मौजूद अपनी दोस्त फौजों की मदद के लिए फोर्सेस भेजने के लिए लगातार देरी करता रहा। मैं बता चुका हूँ कि जर्मनों के साथ इटालियन, रोमेनियन और हंगेरियन फौजी दस्ते भी थे। इन्हीं फोर्सेस ने शहर के आजू बाजू सिक्योर पॉइंट्स बनाकर शहर को मुहासरे में ले रखा था। शहर के दक्षिणी हिस्से में रोमानिया की 4th आर्मी तैनात थी, जबकि उत्तरी हिस्से में इसी की 3rd आर्मी और इटालियन 8th आर्मी तैनात थी। लेकिन इन फौजों के पास एंटी टैंक वेपन्स और मॉडर्न हथियारों की कमी थी। ये फोर्सेस वोल्गा नदी के इस तरफ खड़े होकर अपनी दुश्मन यानी रशियंस लोगों की तैयारी देख रहे थे। इन्होंने बार बार जर्मनों से और ज्यादा हथियार भेजने की और जंग का सामान भेजने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन हिटलर ने इनकी कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से सिर्फ ये मददगार फौजें ही नहीं बल्कि खुद जर्मन कमांडर्स भी बहुत ज्यादा जानी नुकसान और रशियंस की भरपूर तैयारियों से परेशान थे। ऊपर से मौसम सरमा अपना बर्फीला कहर ढहा रहा था और ठंडी का तापमान -18 सेंटीग्रेड से भी नीचे जा चुका था। जर्मन फोर्सेस के पास ठंडी के मौसम से लड़ने के लिए ना तो कपड़े थे, ना ही कोई दूसरा सामान, बल्कि उनकी तो पूरी सप्लाई लाइन ही तहस नहस हो चुकी थी। ये जर्मन लोग आए थे तो रशियंस की सप्लाई लाइन काटने के लिए, लेकिन अब उनका ही कट चुका था, मतलब सप्लाई लाइन कट चुकी थी। इन सारे हालात में जर्मन कमांडर्स ने एडोल्फ हिटलर से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें स्टालिनग्राड शहर खाली करके पश्चिम में डोन नदी के किनारे डिफेंस पोजीशन लेने की परमिशन दे दे। लेकिन हिटलर के कमांड को पीछे हटना मंजूर नहीं था। उसने बड़ी ही सख्ती से मना कर दिया और उसका यही इनकार उसको भी और उसकी फौज को भी बहुत महंगा पड़ा। 19 नवंबर 1942 ये रशियंस की तरफ से बड़े जवाबी हमले का दिन था। अब उन्हें बचाव नहीं बल्कि अटैक करना था। ऑपरेशन यूरेनस के नाम से किए गए इस हमले में 10 लाख रूसी फौजी शामिल थे। रशियन लोगों ने शहर के 2 हिस्सों में से यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ से स्टालिनग्राड में घुसना शुरू किया। रशियन फोर्सेस वोल्गा नदी को पार करके रोमानियंस की फौजी टुकड़ियों पर टूट पड़े। रशियंस की तूफानी पेशकदमी के सामने रोमानियन फौजी दस्ते कुछ ही दिनों में ढेर हो गए। दोनों रूसी फौजी रास्ते की हर रुकावट को कुचलते हुए स्टालिनग्राड के पश्चिम में कालाज के कस्बे के अंदर जमा हो गई। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही स्टालिनग्राड रशियंस के कब्जे में वापस आ गया। अब कम से कम 3 लाख जर्मन्स और उनके मददगार फौजी स्टालिनग्राड शहर में कैद हो चुके थे। इनमें हजारों की तादाद में वो रूसी शहरी भी शामिल थे जिन्हें जर्मनों ने कैदी बनाकर अपनी फौज में शामिल कर लिया था। जर्मन इन कैदियों को हिविज कहते थे यानी वॉलंटियर्स। अब रशियन के शहर पर कब्जा करते ही जर्मन फौज अपने मददगारों समेत स्टालिनग्राड में फंस चुकी थी, यानी मुहासरा करने वाले अब खुद मुहासरे में आ चुके थे।
लेकिन इस मौके पर इस फौज के पास एक आखिरी मौका था, और वो ये कि रशियंस का घेरा तंग होने से पहले पहले स्टालिनग्राड से कन्नी कतरा कर भाग निकले। ऐसा करना मुमकिन भी था, लेकिन इसी मौके पर हिटलर ने एक और ब्लंडर कर दिया, गलती कर दी। उसने शहर में फंसी हुई अपनी फौज के कमांडर पाउलस को ये पैगाम भेजा कि रशियन फौज का घेरा तोड़कर निकलने की कोशिश ना करना, मैं कुछ ही वक्त में फौज भेजकर तुम्हारी मदद करूंगा। स्टालिनग्राड में मौजूद जर्मन कमांडर ने हिटलर का ऑर्डर मान लिया और अपनी फौज की तबाही पर आखिरी मोहर लगा दी, यानी स्टालिनग्राड से भागने का प्लान रद्द कर दिया। हिटलर ने अपने एक फील्ड मार्शल मेनस्टाइन की कमांडरी में एक मददगार फौज यूक्रेन की तरफ से स्टालिनग्राड की तरफ रवाना कर दी। इस फोर्स को आर्मी ग्रुप डॉन का नाम दिया गया। इस फोर्स ने विंटर स्टॉर्म के कोड नेम से स्टालिनग्राड की तरफ पेशकदमी शुरू की और रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया। जर्मनों का प्लान ये था कि स्टालिनग्राड का घेरा तोड़ने के बाद वो शहर और वोल्गा नदी के किनारे अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे, लेकिन रशियंस ने तेजी से हरकत की और जर्मन रिलीफ फोर्स का रास्ता रोक लिया, यानी हिटलर ने जो फौज भेजी थी उसका रास्ता रोक लिया। स्टालिनग्राड से 48 किलोमीटर दूर ही विंटर स्टॉर्म थम गया और शहर में फंसे जर्मनों को बचाने की इकलौती कोशिश भी नाकाम हो गई। इस दौरान कुछ जर्मन फाइटर प्लेन स्टालिनग्राड में मदद का सामान पहुंचाते रहे, लेकिन ये सामान मिकदार में बहुत कम था। फंसी हुई जर्मन फौज को रोजाना कम से कम 700 टन खुराक और दूसरे सामान की जरूरत थी, लेकिन जर्मन एयरफोर्स ने पहले 500 टन और फिर 300 टन हर रोज का सामान पहुंचाने की हामी भर दी। लेकिन जर्मन एयरफोर्स तो पहले हफ्ते सिर्फ 350 टन सामान ही डिलीवर कर पाई, यानी 300 टन रोजाना के बजाय 7 दिन का 350 टन सामान ही भेजा। इसमें भी खुराक सिर्फ 14 टन ही थी, बाकी तो फ्यूल और दूसरा सामान था। स्टालिनग्राड में फंसे जर्मनों को आने वाले कुछ दिन भी इसी तरह गुजारने पड़े और ये हालात कुछ बेहतर होते नजर नहीं आ रहे थे। नाजी यानी जर्मन एयरफोर्स की इस नाकामी की कई वजह थी। एक तो इनके पास फाइटर प्लेन्स की बहुत कमी थी और जितनी एयरफोर्स और फाइटर प्लेन्स बाकी बचे थे वो बहुत ही ठंडी का मौसम और बर्फबारी की वजह से उड़ान भी नहीं भर पा रहे थे। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि कुछ रशियन फाइटर प्लेन्स जर्मनों के अड्डों पर भयानक हमले कर रहे थे और बचे कुछ जर्मन प्लेन्स को तबाह कर रहे थे। 18 जनवरी को रूसियों ने एक जर्मन एयरबेस पर 50 फाइटर प्लेन्स तबाह कर दिए, यानी 50 फाइटर प्लेन्स का कबाड़ा कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि स्टालिनग्राड में जर्मनों के लिए हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे थे। जर्मन्स को राशन के नाम पर 100-200 ग्राम ब्रेड रोजाना मिलती थी। यहाँ तक कि फौज के लिए सामान लाने वाले घोड़ों को भी मार मार कर खाया जा रहा था, लेकिन इन घोड़ों का गोश्त बर्फीली ठंडी की वजह से बुरी तरह जम जाता था। कैसे आरी से या तेज औजार से काटना पड़ता था, जिसमें बहुत मेहनत लगती थी। फौजियों की वर्दियां चीथड़ों में बदल चुकी थी। कड़कड़ाती ठंडी से बचने के लिए रशियंस की छोड़ी हुई फटी पुरानी वर्दियां और बैंडेजेस के टुकड़े तक ओढ़े जा रहे थे। कुछ फौजी तो डिप्रेशन में आवारा कुत्तों और मुर्दा कोड़ों की खालों से हाथों के दास्ताने और कपड़े बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कड़कड़ाती ठंडी और भूख जर्मनों की अनगिनत जाने ले रही थी। हजारों फौजियों की लाशें बर्फ पर बिखरी पड़ी थी और इनका मातम करना तो दूर की बात, इन्हें दफन करने वाला भी कोई नहीं था। दूसरी तरफ जर्मनों का मुहासरा करने वाले रशियन फौजी बिल्कुल रिलैक्स थे। उनके पास ठंडी से बचने का सामान भी था और हथियार भी। वो जर्मनों पर फायरिंग कम करते थे और उन्हें टोंट या शर्मिंदा ज्यादा करते थे ताकि वो घबरा कर हथियार डाल दे। फंसे हुए जर्मनों को दिमागी तकलीफ पहुंचाने के लिए वो उनकी पोजीशन के करीब हिटलर के पुतले छोड़ाते थे। इन हिटलर के पुतलों के गले में कार्ड लटकाया जाता था जिसमें लिखा होता था, मुझ पर फायर करो। रशियन लोग हर पुतले के अंदर 2 ग्रेनेड बम भी छुपा कर रखते थे, क्योंकि अगर कोई जर्मन इन पुतलों को हटाना चाहे तो उसी वक्त पुतला धमाके से फट जाए। रशियंस ने एक और काम ये किया कि जर्मन पोजीशंस के करीब लाउड स्पीकर्स लगा दिए। इन स्पीकर्स में से लगातार उदास या सैड म्यूजिक बजाया जाता और ऐसी ऐसी बातें कही जाती जिसे सुनकर जर्मनों का मोराल टूट जाता और वो लड़ने से पहले ही थक जाते। 1942 दिसंबर और 1943 नवंबर के महीने जर्मनों ने इसी तरह नाबर्दाश्त होने वाली तकलीफों में काटे, लेकिन हिटलर तो अब भी सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं था। 30 जनवरी को हिटलर ने स्टालिनग्राड में फंसी फौज के कमांडर जनरल पाउल्स को फील्ड मार्शल के रैंक पर प्रमोट कर दिया। हिटलर ये सोच रहा था कि इस रैंक के नाजी अफसर ने कभी हथियार नहीं डाले,
लेकिन जर्मन फोर्सेस की जमीनी पोजीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि लाखों की तादाद में उनकी लाशें गिर चुकी थी। ऐसे में ओहदों की पोजीशन बदलना कोई मायने नहीं रखता था और फील्ड मार्शल के बस में तो कुछ भी नहीं था। सो दूसरे दिन यानी 31 जनवरी को नए नए जर्मन फील्ड मार्शल सीधे रूसी फौज के हेडक्वार्टर में पहुंचे। रास्ते में हर दूसरे कदम पर उनके अपने साथियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इन लाशों को क्रॉस करते हुए वो अपने दुश्मन यानी रशियन कैंप्स में आए और सरेंडर कर दिया। 2 फरवरी 1943 को स्टालिनग्राड शहर में मौजूद तमाम जर्मन फौजी अपने हाथों को उठाए हुए अपनी अपनी जगहों से बाहर निकल आए और खुद को रशियंस के हवाले करने लगे। घेरे में आए 2 लाख जर्मन फौजियों में से बड़ी मुश्किल से 51,000 जर्मन्स और बहुत थोड़ी तादाद में ही उनके मददगार जिंदा बच पाए, यानी इटालियंस, रशियंस और रोमानियंस फौजी। बाकी ठंडी से, भूख से या फायरिंग से मारे जा चुके थे। हथियार डालने वाले जर्मनों को रशियंस फौजी कैंपों में भेज दिया गया, लेकिन अपनी जानें बचाने के लिए 1 लाख के करीब हथियार डालने वाले गिरफ्तार जर्मनों में से सिर्फ 6,000 ही जिंदा बचकर वापस जर्मनी लौट सके। बाकी सब उन्हीं कैंपों में दम तोड़ चुके थे। स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मनी और उसके मददगार जो एक्सिस पावर्स कहलाते थे, उनके 6 लाख से 7.5 लाख तक फौजी मारे गए या जख्मी हुए। लेकिन दूसरी तरफ रशियन फौज जो शुरुआत में अपना बचाव कर रही थी, उनको जर्मनों से कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। रशियंस के 11,28,000 से ज्यादा फौजी मारे गए और जख्मी हुए। इतने नुकसान के बावजूद ये जंग रशियंस ने ही जीत ली और स्टालिनग्राड की जीत एक फैसला कुन जीत थी। इसी की वजह से हिटलर को दक्षिणी रूस में लड़ने वाली उस फौज को भी वापस बुलाना पड़ा, जिसे वहां मौजूद तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था, यानी आर्मी ग्रुप ए। स्टालिनग्राड में हथियार डालने के बाद सोवियत रूस के अंदर जर्मनों को एक के बाद एक मुआज पर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अब उनकी फौज मोमेंटम खो चुकी थी और रशियन आर्मी मोमेंटम बना चुकी थी। स्टालिनग्राड में हथियार डालने के महज 2.25 बरस बाद ही हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जर्मन नाजी एम्पायर मलिया मेट हो गया, खत्म हो गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर की स्टालिनग्राड की लड़ाई बहुत कॉम्प्लेक्स लड़ाई थी। यहाँ पर से हारने के बाद ही जर्मन लोगों की रशिया में हर जगह हार होने लगी थी। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में।